आज हमारे साथ हैं जानी मानी फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर चंचल शर्मा जी, जो कि आशा आयुर्वेदा सेंटर की डायरेक्टर हैं। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय में बात करने वाले हैं, जो कि है इनफर्टिलिटी या निसंतानता। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में देयर आर अबाउट 16% कपल्स जो कि ये फेस कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी निसंतानता इशू फेस कर रहे हैं। और ये एक सोशल स्टिग्मा बन गया है, ना ही सिर्फ उस कपल के लिए बल्कि उसकी फैमिली के लिए। द वे दे आर लुक डाउन अपॉन इज समथिंग विच इज़ नॉट रिगार्डेड वेल इन द सोसाइटी। सो लेट अस मीट डॉक्टर चंचल टुडे एंड लेट अस आस्क हर कि क्या रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के और क्या आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी का उपचार पॉसिबल है। लेट्स फाइंड आउट। डॉक्टर चंचल, निसंतानता या इनफर्टिलिटी क्या कंडीशन है ये और इसकी साइंटिफिक परिभाषा क्या है? साइंटिफिक परिभाषा की बात करें तो कोई भी कपल जब 1 साल तक विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स साथ में रह रहा है और रिलेशन बना रहा है बट स्टिल दे आर अनेबल टू कंसीव, तो उसे आप इनफर्टिलिटी के दायरे में रखते हैं। तो इनफर्टिलिटी या निसंतानता, इनके मुख्य कारण क्या हैं? इनफर्टिलिटी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब यू नीड टू प्रॉपरली एनालाइज कि किस वजह से कपल को इनफर्टिलिटी है। 50% इश्यूज़ में पीसीओडी या एंडोमेट्रियोसिस का इशू देखने को मिलता है। कई बार ट्यूबल ब्लॉकेज एक रीज़न रहता है, हाइड्रोसाल्पिंग्स है, एडिनोमाइसिस है और अदर देन डैट पीआईडी है, वेजाइनाइटिस है। ये सारे वो डिजीज़ फैक्टर्स हैं। बहुत बार अननोन इनफर्टिलिटी भी एक रीज़न रहता है, जिसमें स्ट्रेस फैक्टर रहता है या लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, वो कंडीशंस रहते हैं। तो इन सब की वजह से इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। तो डॉक्टर, इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस कैसे? इनफर्टिलिटी के रीजंस में मेल और फीमेल दोनों ही कारण हो सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी में जो रीजंस रहते हैं वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं या फिर वो पैथोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इजैकुलेशन इश्यूज़ हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको स्ट्रेस की वजह से जिस दिन हम कंज्यूमेट करने को बोलते हैं उस दिन उन्हें इरेक्शन इश्यूज़ होते हैं या डिस्चार्ज इश्यूज़ होते हैं और परफॉर्मेंस प्रेशर जिसे हम बोलते हैं वैसा रहता है। इसके अलावा अर्ली डिस्चार्ज होने का इशू रहता है। इसी तरह से कुछ अदर फैक्टर्स हैं जैसे स्पर्म काउंट कम होना, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या फिर एजोस्पर्मिया का इशू है, एस्थेनोजोस्पर्मिया है, टेराटोजोस्पर्मिया, मोटेलिटी इश्यूज़ रहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इश्यूज़ रहते हैं, बहुत बार एग्लूटिनेशन रहता है। तो ये सारे मेल फैक्टर्स रहते हैं जो इनफर्टिलिटी क्रिएट करते हैं। इसी तरह से फीमेल इनफर्टिलिटी के भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी में ट्यूबल ब्लॉकेज एक बहुत बड़ा रीज़न है। अदर देन डैट पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमाइसिस है, हाइड्रोसाल्पिंग्स है, वाइट डिस्चार्ज के इशू हैं, पीआईडी इश्यूज़ रहते हैं, रिकरेंट एबॉर्शंस रहते हैं, वेजाइनाइटिस रहता है। वेजाइनाइटिस मतलब आप जब भी रिलेशन बनाते हैं आपको सिवियर बर्निंग रहती है वेजाइना में, जिसकी वजह से आपका स्पर्म वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता है। या बहुत बार अननोन इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ रहते हैं, जैसे स्ट्रेस फैक्टर है या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है या आपका खान पान अच्छा नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर, आपने जैसे बताया कि मेल फर्टिलिटी और फीमेल फर्टिलिटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो वी ओनली टेंड टू लुक एट विमेन। तो आयुर्वेदा में मेल इनफर्टिलिटी का भी कोई इलाज है? बिल्कुल, आई वुड से कि ऑलमोस्ट 50% केसेस में मेल भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। बट प्रॉब्लम यही आती है कि जो भी हमारा थोड़ा सा विलेज एरिया है या ऐसा है, वो लोग अपना सीमेन टेस्ट तक नहीं कराना चाहते एंड इट्स ऑलवेज पुट ऑन कि फीमेल्स को ही इनफर्टिलिटी का रीज़न है, तो क्योंकि बेबी इन्हें पैदा करना है तो प्रॉब्लम इनमें है। बट ऐसा नहीं होता है और मेल इनफर्टिलिटी का आयुर्वेदा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन एट आवर सेंटर ऑल्सो वी आर गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स इन एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, टेराटोजोस्पर्मिया। मोटेलिटी इश्यूज़ हैं या फिर जो फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ की हमने बात की, वो सब इश्यूज़ आप आयुर्वेदा के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और वो हम सक्सेसफुली सॉल्व कर भी रहे हैं। तो डॉक्टर, जैसे इनफर्टिलिटी या निसंतानता, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? इसके लिए आप अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जिसमें आपका पूरा हार्मोनल प्रोफाइल किया जाता है। थायराइड, प्रोलैक्टिन, एएमएच, टीएसएच, एफएसएच, एलएच, सारा प्रोफाइल जो भी डॉक्टर आपका देंगे वो सब किया जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ इन्फेक्शंस का डर रहता है हमें,
तो हम टॉर्च टेस्ट करवाते हैं, टीबी टेस्ट करवाते हैं, वेजाइनल स्वैप कल्चर्स होते हैं, सर्वाइकल इरोजन होगा तो भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ रहते हैं, तो वो एक प्रोफाइल पूरा किया जाता है। साथ में अल्ट्रासाउंड्स करवाए जाते हैं एंड ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करने के लिए HSG टेस्ट कराया जाता है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस हैं और ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को ये सारा किया जाता है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपकी पूरी हिस्ट्री लेके कि सीमेन एनालिसिस करवाना है, सीमेन कल्चर कराना है या अल्ट्रासाउंड कराना है। दोनों पार्टनर्स का जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल है वो आपकी हिस्ट्री को एनालाइज करके उसके बाद आपको दिया जाता है। तो आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है, पर ये कितना सक्सेसफुल है और कितना सेफ है? पूरी तरह से सेफ है, कोई इशू नहीं है। आयुर्वेदा में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अगर आप बहुत सोच समझ के अच्छे से सब एनालाइज करके दवा दे रहे हैं तो। और वही हम करते भी हैं आशा आयुर्वेदा में। और सक्सेस रेट इनफर्टिलिटी का मतलब वो इसी पे डिसाइड होता है कि कितने पेशेंट्स ने कंसीव किया है। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स कंसीव करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं और एक हेल्दी बेबी आशा आयुर्वेदा से लेकर जाते हैं। और डॉक्टर, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में टाइम कितना लगता है? डिपेंड करता है। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको 7 इयर्स की अननोन इनफर्टिलिटी है और 2 महीने में कंसीव हुए हैं। कई बार ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि 3 से 6 महीने लग जाते हैं। सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आपकी इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज होगा तो पहले ट्यूब ब्लॉकेज रिजॉल्व होगा, उसके बाद हम प्रेगनेंसी पे जाएंगे। ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस है तो पहले वो एक स्टेबल कंडीशन में आएंगे, उसके बाद हम प्लान करेंगे। तो टाइम तो फर्टिलिटी में चाहिए। इट्स नॉट कि मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आज ट्रीटमेंट शुरू किया और 3 महीने के बाद आप कंसीव कर जाओगे। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। पेशेंट्स चाहिए और 1 महीने में भी कंसीव हो सकता है और 6 महीने का समय भी लग सकता है। तो डॉक्टर, जैसे आपने इतने सारे रीजंस बताए इनफर्टिलिटी के, मैं जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा में क्या इन सभी रीजंस के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? बिल्कुल हैं, तभी हम पहले वो रूट इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद ही हमारे पेशेंट्स कंसीव कर पाते हैं। आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि अगर आपकी बॉडी में तीनों दोषास जो है, वात, पित्त और कफ, ये हमारी बॉडी के 3 मूल स्तंभ हैं और अगर ये स्तंभ अपनी अपनी जगह पर एकदम बैलेंस्ड में लेवल पर हैं तो आपको डिजीज़ेस नहीं होंगी। तो हम कभी भी जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो हम ऐसा प्लान करके नहीं जाते। हम पेशेंट को ज़रूर समझाते हैं कि हम आपका PCOD का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या हम इसका कर रहे हैं, पर एज अ डॉक्टर, एज एन आयुर्वेदिक वैद्य, हमारे माइंड में हमेशा ये होता है कि हम दोषास को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम जब वो दोषास को बैलेंस कर लेते हैं, जो भी दोषा डिस्टर्ब है उसके अकॉर्डिंग जो भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट हमें प्लान करना है, वो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं एंड देन वी ट्रीट द पेशेंट। तो 2 महीने का समय हम ऐसा लेते हैं कि आपकी बॉडी में जो जो दोषास वेरिएबल हैं हम उसको पहले नॉर्मलाइज करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे चलते हैं तो हम रिजल्ट्स दे पाते हैं। और डॉक्टर, ये जो ट्रीटमेंट्स आपने बताई, इनके क्या कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं? नहीं, वमन हमारे क्लिनिक पर ऑलमोस्ट 4 to 5 एवरी डेज़ होते हैं। विरेचन हमारे पेशेंट्स घर पर करते हैं और बस्ती पेशेंट्स घर पे करते हैं। नस्यम हम पेशेंट्स को घर पे समझा देते हैं। तो ऐसा नहीं है इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उत्तर बस्ती डेली हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि आपके पेशेंट को आपने सब चीज़ें अच्छे से समझाई हैं और पेशेंट को आयुर्वेदा में ट्रस्ट है, तो साइड इफ़ेक्ट्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, अगर आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और पेशेंट फॉलो ही नहीं करेगा, देन इट्स नॉट अबाउट आयुर्वेदा और एलोपैथिक और एनी अदर साइंस, तो वो पेशेंट की मिस्टेक पे काउंट होता है। और जैसा कि आप हमेशा बोलती हैं कि आयुर्वेदा है तो मुमकिन है। बिल्कुल, आयुर्वेदा है तो मुमकिन है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल जैसा देखा गया है, ये IVF ट्रीटमेंट के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, काफ़ी लोग जा भी रहे हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, तो आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, IVF हम किसी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं और डेफिनेटली IVF हमारी मॉडर्न साइंस का एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को कंसीव करने में मदद करता है। बट एज आई ऑलवेज से, IVF कैन बी योर लास्ट ऑप्शन, इट कैन नॉट बी योर बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज सक्सेस ऐसा नहीं है कि आपने आज IVF कराया तो आपको 2 महीने में बच्चा हो जाएगा। IVF का सक्सेस रेट भी ऐसा 30% तक है जो नॉर्मल है। और अगर आपका उसमें एज फैक्टर या कोई भी एसोसिएटेड फैक्टर रहता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, PCOD है या एडिनोमाइसिस है, तो वो सक्सेस रेट रिड्यूस होता है। सेम गोज टू योर एज ऑल्सो, कि अगर आप 40 में IVF करा रहे हैं तो इट्स रिकमेंडेड एज पर WHO कि IVF में वो 40 एज में 5 to 10% ही सक्सेस रेट है।
तो डेट कैन नॉट बी योर बेस्ट ऑप्शन, इट इज़ योर लास्ट ऑप्शन, क्योंकि आप एक लिमिटेड IVF साइकिल्स ही करा सकती हैं एज अ फीमेल। आपको 3 साइकिल से ज़्यादा WHO भी रिकमेंड नहीं करता। तो अगर वो इतना रिकमेंडेशन है तो इट मीन्स कि वो जो भी इंजेक्शंस लगने वाले हैं या जो भी मेडिसिन जा रहे हैं उनका उतना साइड इफेक्ट्स है कि आप 3 साइकिल तक ले रहे हैं तो आपकी बॉडी झेलेगी, उससे ज़्यादा लेंगे तो वो नहीं झेलेगी। तो वो इतना सब पर डेफिनेटली इसका मतलब कुछ साइड इफेक्ट्स तो आ ही रहे हैं और वो बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं। तो वो आपको तभी लेना चाहिए जब उसके अलावा कोई और ऑप्शन ना हो। बट वेन यू कैन कंसीव नेचुरली, जैसे किसी की फर्स्ट साइकिल IVF सेल्फ साइकिल से हुई, सेकंड सेल्फ से नहीं होती, उनको बोला जाता है आप डोनर ले लो क्योंकि आपके एग अच्छे नहीं हैं। वो बच्चा ही बायोलॉजिकली आपका नहीं है, आप किसके एग्स ले रहे हो, उनका क्या प्रोफाइल है, उनकी क्या फैमिली हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप सोचने बैठते हो तो आपको समझ आता है। तो वो तभी होना चाहिए, देन उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बट जब आप आयुर्वेद में हो तो नेचुरल पद्धति है, आप नेचुरली कंसीव कर रहे हो, आप अपने एग्स के साथ कंसीव कर रहे हो, आपने कोई इंजेक्शंस नहीं लिया, आपने कोई हार्मोन्स नहीं लिए हैं, सब कुछ नेचुरल है। यू वॉन्ट बिलीव 42 की मेरी पेशेंट भी विदाउट एनी हॉर्मोन्स नेचुरली 9 मंथ्स सर्वाइव करती हैं, उनके बच्चे उतने ही हेल्दी होते हैं। जबकि हमें हमेशा ऐसा डर रहता है, या जब हम बाहर बताते हैं किसी को ओ 42 में कंसीव हुआ है, आपको तो इंजेक्शंस भी लेने हैं, आपको तो बेड रेस्ट भी करना है, आपको काम नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना ध्यान रखना है आपका यूट्रस में होल्ड नहीं होगा, प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी। बट आई एम वेरी ऑब्लाइज टू से कि हमारे पेशेंट्स के साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है, क्योंकि आयुर्वेदा में वो सब चीज़ें पॉसिबल हैं। आयुर्वेदा 9 महीने तक प्रेगनेंसी को सर्वाइव कराता है। आयुर्वेदा 9 महीने पूरा एंटीनेटल केयर दिया है उसमें, इनफैक्ट उसमें तो गर्भ संस्कार भी दिया है कि आपका बच्चा कैसा हो, उसका ब्रेन कैसे डेवलप करे, उसकी बॉडी कैसे डेवलप करे। तो जब वो हमारी अपनी पद्धति है और वो साइड इफ़ेक्ट्स फ्री है और आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, एंड विद द ट्रीटमेंट यू आर गेटिंग मोर एंड मोर बेटर ओनली। क्योंकि कितने पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि 2 महीने के अंदर हमें बोलते हैं मैम अभी बेबी नहीं हुआ बट वी आर लाइक हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें एनर्जेटिक लग रहा है, हमारे सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए, हमारा बैक पेन चला गया, हमारा माइग्रेन चला गया, हमारा अर्टिक एरिया चला गया, हमारा स्किन इश्यूज चले गए, बिकॉज हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो दोषास को देख के कर रहे हैं। तो आपकी जब ओवरऑल बॉडी वापस से नरिश होती है तो यू आर गेटिंग एडवांटेजेस अलॉन्ग विद योर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो वो साइड इफेक्ट्स नहीं मिलते, वो बेस्ट इफेक्ट्स मिलते हैं जो ओवरऑल बॉडी को वापस से नरिश कर रहे हैं। तो यही ट्रीटमेंट आप पहले, इसीलिए आप ये ट्रीटमेंट पहले कीजिए ना, आप उसको लास्ट ऑप्शन रख सकते हैं, आप उसको बेस्ट ऑप्शन मान के मत चलिए। आई फील आयुर्वेदा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डॉक्टर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जैसे आपने IVF से रिलेटेड एज फैक्टर की बात की, आयुर्वेदा में भी ऐसा कुछ एज फैक्टर रहता है इनफर्टिलिटी को लेकर? आयुर्वेदा ऐसा बोलता है अगर आपके पास बीज है, यानी आपके पास एग्स अगर हैं, आपकी साइकिल्स आ रही हैं, यानी आप मीनोपॉजल पेशेंट नहीं हो, तो आप कंसीव कर सकते हो। अगर आपकी ट्यूब्स ओपन हो गई हैं, आपके एग्स अच्छे बन रहे हैं, आपका हार्मोन सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कंसीव। तो वो 42 में भी पेशेंट कंसीव करता है, 43 में भी कंसीव करता है। हाँ, अगर किसी का बिल्कुल एग रिजर्व ही खत्म हो गया है, कोई पेशेंट मीनोपॉज पे है और वो आके हमें बोले कि हमें आयुर्वेदा से कंसीव करा दो, देन इट्स नॉट पॉसिबल। तो आज हमने बात की डॉक्टर चंचल शर्मा जी से, जो कि आशा आयुर्वेदा सेंटर की डायरेक्टर हैं और एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। हमने जाना कि इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर आयुर्वेदा में इनका इलाज संभव है। तो अगर आप किसी भी ऐसे कपल को जानते हैं या आप खुद इनफर्टिलिटी के इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो वेट मत कीजिए, तुरंत आशा आयुर्वेदा सेंटर को संपर्क कीजिए और मिलिए डॉक्टर चंचल शर्मा जी से, जो कि हमेशा कहती हैं कि आयुर्वेदा है तो संभव है।